जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपको स्वागत है तहे दिल से KVS कोचिंग सेंटर पर। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 भारतीय वन का अति लघुत्तरीय प्रश्न आनुवांशिकता तथा जैव विकास लेसन नंबर 7 है। तो आप इस वीडियो में आप फुल्ली देख सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सही लगे या अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलते क्वेश्चन पढ़ते 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्या कह रहा है। कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो जीन कोश में। कहाँ होता है? जीन कोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई। विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? कायिक तथा जनिक विभिन्नता। कायिक तथा जनिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? जनिक विभिन्नता। क्वेश्चन 4 ऐसे आनुवांशिकता गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप। क्या कहलाता है? फिनोटाइप। क्या कहलाता है मेरे भाई? फिनोटाइप कहलाता है। आनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा का प्रयोग किया हुआ था। 6 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? बताना मेरे भाई। मटर। किसका? मटर का। 7 मेंडल ने के प्रयोग एक संकरण से प्राप्त जीन प्रारूप अनुपात कितना है? 3:1। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। आनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? रिकोबिनेट या DNA, ऑटू या म्यूटेशन। किस जाति विशेष के एक समष्ट या आबादी में स्थिर समस्त जीन का क्या कहलाते हैं? जीन फूल। जीन की उत्पत्ति ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचय था या उपाचय था? अपचायक। उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी? बताना मेरे भाई। लेमार्क ने। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट बताना। जीवाश्म की आयु निर्धारण की वैज्ञानिक विधि क्या कहते हैं? कार्बन निर्धारण। कार्बन C14 रेडियो कार्बन काल निर्धारण। 15 जीवों का वह गुण जो उसे अपने जनकों या अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता क्या कहलाती है? विभिन्नता। क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है। जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती क्या कहलाती है? बताना। कायिक विभिन्नता। क्या कहलाती है? कायिक विभिन्नता कहलाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग से FPD की उन पौधों को जिनमें जनक पौधे के दोनों विपरीत गुण मौजूद थे वो क्या कहलाता है? बताना मेरे भाई। तो प्रथम संतति। क्या कहलाता है? प्रथम संतति कहलाता है। क्वेश्चन 18, मेंडल के एक संकरण नस्ल संकरण के प्रयोग से फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या कहलाते हैं? 3:1। रेशियो क्या होगा इसका? 3:1 का होती है। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर किए गए आनुवांशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था? अप्रभावी। क्या है? अप्रभावी। बीच में मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम से क्या कहलाते हैं? बताना मेरे भाई। ऑटोसम। क्या कहलाता है? ऑटोसम कहलाता है।
क्वेश्चन 21, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उससे पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए कार्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जैव विकास। क्या कहलाता है? जैव विकास का आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, और जैव विकास कहते हैं किसे आप, ये भी इसका मतलब यही होगा। क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा, यह व्याख्या क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगर कोई भी वस्तु अगर जिंदा रहना चाहते तो संघर्ष करना जरूरी है, अगर संघर्ष नहीं कर रहा मतलब उसका जीवन व्यर्थ है। 23 नंबर पढ़ना, जीवों में एक वैसा अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से एक ही समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, क्या कहलाते हैं? समजात अंग। क्या कहलाता है मेरे भाई? समजात अंग कहलाता है। नेक्स्ट नंबर बताना 24 नंबर, लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर पाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म क्या होता है? लाखों करोड़ वर्ष पहले किसी न किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर छिप चुका है, उसका जो अवशेष मिलता है उसी अवशेष को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? बंध पुष्प है। कौन सा? बंध पुष्प है। 27 पढ़ना, मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया? अफ्रीका के शिवालिक पहाड़ी में। उद्भव के दृष्टि से या उत्पव की दृष्टि से मानव का सबसे करीब संबंधी कौन है? चिंपैंजी। कौन है? चिंपैंजी है। 29 पढ़ना, आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? शिवालिक पहाड़ी से। कौन सा? शिवालिक पहाड़ी। 30 नंबर पढ़ना मेरे भाई, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? आणविक जाति वृत्त कहलाता है। ओके। प्रश्न क्या पढ़ने वाले? लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय पढ़ चुके हैं इनसे नेक्स्ट वीडियो में। लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। थैंक यू बेस्ट ऑफ ऑल। चलते स्टार्ट करते क्वेश्चन 1 से। विभिन्नता की परिभाषा दे। विभिन्नता की परिभाषा दे। विभिन्नता, विभिन्नता की परिभाषा दे। आंसर देना। किस जीव में मौजूद ऐसा लक्षण या गुण जो उसके अपने ही प्रजाति के दूसरे जीवों से मिलता जुलता नहीं है, उसे विभिन्नता कहते हैं। समझ गए? विभिन्नता, विभिन्नता मतलब डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के पाए जाना। अगर समान हो रहा है मतलब इक्वलिटी है, विभिन्नता मतलब अलग है, विभिन्नता। समझ गए? जीव की में मौजूद ऐसा लक्षण या गुण जो उसके अपने ही प्रजाति के दूसरे जीवों से मिलता जुलता नहीं है, विभिन्नता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना, अनुवांशिकता का अर्थ बताएं। अनुवांशिकता का अर्थ बताएं। बताना, क्या बताएंगे आंसर? किसी जीव शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। यानी कि किसी जीव शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक पदार्थों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना ही अनुवांशिकता कहलाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ना। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? जीवाश्म या जीनोटाइप किसे कहते हैं? उत्तर, किसी जीव शरीर के अंदर पाए जाने वाले भीतर लक्षण तथा अनुवांशिक पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। 4 नंबर क्वेश्चन, मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम क्या है? अप्रभावी गुण या लक्षण ना तो समाप्त होते हैं और ना ही विलुप्त होते हैं, बल्कि कुछ समय के लिए छिप जाता है जो अगली पीढ़ी में जाकर प्रकट हो जाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है मेरे भाई? पृथक्करण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। 5, जीन कोश क्या है? जीन कोश क्या है? आंसर देना। किसी जाति विशेष एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीनों का समूह जीन कोश कहलाता है।
6 जाति उद्भवन क्या है? जब दो अलग अलग जाति के नए और मदा प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से मैथुन करते हैं तब उसके द्वारा उत्पन्न जीव पूरी तरह न नर से मिलते हैं और ना ही मदा से, बल्कि दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं के लक्षण वाले मिश्रित गुण के पैदा होते हैं और ऐसे नई जाति का उत्पन्न करते हैं जिसे जाति उद्भवन या एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे घोड़ा और गधा से खच्चर उत्पन्न हुआ, जैसे नई जाति है। क्वेश्चन नंबर पढ़ना 7, अनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं? आंसर, किसी जीवों में मौजूद ऐसा लक्षण या गुण पीढ़ी दर पीढ़ी एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहता है, अनुवांशिक गुण कहलाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 8 नंबर, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का नाम लिखें। जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का नाम लिखें। आंसर देना। जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तर जगत या उपजगत, फाइलम यानी संघ, डिविजन वर्ग, ऑर्डर, फैमिली, जीन तथा स्पीसीज है। ये कहता है जंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। 9 नंबर पढ़ना मेरे भाई, समजात अंग एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? समजात अंग एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? आंसर देना। समजात अंग दो अलग अलग जीव में मौजूद ऐसा अंग जो बनावट की दृष्टि से तो एक समान होते हैं, परंतु उनका कार्य अलग अलग होता है, समजात अंग कहलाता है। जैसे मनुष्य का हाथ और घोड़ा का अग्रपाद मतलब अगला पाँव। असमजात अंग ऐसे अंग जो संरचना असमजात अंग ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, असमजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी और कीटों का पंख। लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? पढ़ना मेरे भाई, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? आंसर देना। पुरुषों के स्पर्म में जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उनमें से 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक ही जैसा होता है जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा भिन्न होता है जो एक्स और वाई के रूप में रहता है। जो एक्स लड़की या लड़का उत्पन्न करने में अंतर स्थापित करता है उसे वाई क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। वाई क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहेंगे। गर्ल्स यानी कि लड़कियां में एक्स वाई एक्स एक्स मिलते हैं और लड़का में एक्स वाई मिलते हैं। एक्स एक्स का मिलन हुआ तो लड़की बनेगा, एक्स वाई का मिलन हुआ तो लड़का बनेगा। समझ गए? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं यानी 46 होते हैं, जिसमें 22 गो यानी 22 जोड़ा समान होता है जिसे ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा को लिंग संचार कहेंगे, इसका क्रोमोसोम कहेंगे, और उसमें भी एक्स और वाई का होता है, जबकि वाई को हम कहते हैं लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियरली? तो आई होप आप लोग भी अभिनंदन है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्नता क्या है? विभिन्नता क्या है? जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। तीन को बात यहाँ पहले से पूछ दिया कि आपका विभिन्नता क्या है। जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। आंसर पढ़ना क्या होगा इसका? किसी जीवों में मौजूद ऐसा लक्षण गुण जो उसके अपने ही प्रजाति के दूसरे जीवों से मिलता जुलता न हो तो उसे हम विभिन्नता कहेंगे। क्या कहेंगे? विभिन्नता कहेंगे। मतलब उसकी ही जाति से भी मिलता जुलता ना हो उसे विभिन्नता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है मेरे भाई। विभिन्नता के 2 प्रकार होते हैं। विभिन्नता के कितने प्रकार होते हैं? तो विभिन्नता का 2 प्रकार होते हैं। पहला जननिक विभिन्नता, जब किसी में जन्म से ही कुछ ऐसा लक्षण या गुण आ जाए जो उसे दूसरे जीवों से विभिन्नता दर्शाता हो तब उसे जननिक विभिन्नता कहा जाता है। जैसे जन्म से ही आँख का भूरा या नीला होना। जैसे आँख का भूरा या
नीला होना। नेक्स्ट पढ़ेंगे 2 नंबर, कायिक विभिन्नता। कुछ ऐसे नए लक्षण या गुण जीवों को तब आ जाता है जब किसी न किसी वातावरण, खान पान या रहन सहन के कुप्रभाव से उसके शरीर में जन्म के बाद विभिन्नता उत्पन्न हो जाना कायिक विभिन्नता कहलाता है। आए आप समझ गए होंगे विभिन्नता किसे कहेंगे। विभिन्नता के 2 रूप है। अब 2 रूप में आप समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के विधि का वर्णन करें। मनुष्य में लिंग निर्धारण के विधि का वर्णन करें। आंसर लिखेंगे आप स्त्री और पुरुष के स्पर्म और अंडाणु में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वे एक दूसरे क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। महिलाओं के ओवम में एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि पुरुष के स्पर्म में एक्स वाई पाए जाते हैं, यानी किसी रूप में क्रोमोसोम होते हैं। जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से निषेचित होता है तब पुत्री का जन्म होता है। परंतु जब पुरुष का एक्स वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से निषेचित होता है तब पुत्र का जन्म होता है। पढ़ना क्वेश्चन 3, जैव विकास क्या है? लेमार्कवाद का वर्णन करें। जैव विकास क्या है? जैव विकास क्या है मेरे भाई? लेमार्कवाद का वर्णन करें। आंसर देना। ऑर्गेनिक या एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का प्रतिपादन किया, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। उन्होंने 1859 ईस्वी में स्वलिखित पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीस में, क्वेश्चन आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई कि द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मारना चार्ल्स डार्विन। किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने लिखा इस पुस्तक को। में जैव विकास के सारे सिद्धांत को वर्णन दिए हैं या वर्णन कर दिए हैं। किसमें? द ओरिजिन स्पीस जो पुस्तक लिखे हैं उसमें सारा वर्णन किए हुए हैं। उनके अनुसार जीवों की उत्पत्ति एक अत्यंत छोटे सरल एक कोशिकीय जीवों से हुई है। एक कोशिकीय जीवों में धीरे धीरे एक कोश के मतलब सिंपल, जिसमें एक कोशिका का निर्माण हो, बहुकोश जिसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाता हो, तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और एक बहुकोश के जीवों का जन्म हो गया। एक कोशिकीय से स्टार्ट किया, धीरे धीरे मिलकर बहुकोशिकीय में वो बदल गया। क्लियरली इस प्रकार जीवों का जन्म हो गया। इस प्रकार जीवों में धीरे धीरे विकास होता गया। इस प्रकार जीवों में धीरे धीरे विकास होता गया और आज बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो गई है। लेमार्कवाद, महान वैज्ञानिक लेमार्क ने उपजाति लक्षणों के बारे में जो सिद्धांत दिया उसे लेमार्कवाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? लेमार्कवाद कहा जाता है। लेमार्क ने अपने इस सिद्धांत में बताया है कि कोई जीव जहाँ रहते हैं, जैसा खाना खाते हैं, वैसे ही उनके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि आप जिसके साथ रहेंगे आपको सेम टू कॉपी आप उसी के साथ आप कर पाते हैं, यानी उसी की तरह आरएनए इफेक्ट करने लग जाता है। इसलिए कहता है संगत में गुण जात है या संगत में गुण आवत है। यानी कि आप जिसके साथ रहिएगा आपका लक्षण वैसा ही हो जाएगा। इसलिए जैसे रहेंगे बानी, जैसे रहेगा खानी वैसे रहेगा बानी। इसलिए आप अच्छी चीज़ को सेवन कीजिए, जिससे क्या होगा आपकी बानी भी अच्छी होंगे और बानी अच्छा होगा
होगा तो आपका मस्तिष्क भी अच्छा होगा, और मस्तिष्क अच्छा होगा तो आप सोच भी अच्छे सकते हैं। समझ गए। वह लक्षण उनमें वैसे भोजन करने या वैसे इलाकों में रहने से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में यह भी बताया कि कोई जीव जिस अंग का उपयोग जितना ही अधिक करते हैं, उस अंग का उत्तेजित वृद्धि और विकास उतना ही अधिक होता है। समझ गए। और जिस अंग का उपयोग कम या नहीं करते हैं, उसका विकास उतना ही कम भी करते होते हैं भी कम या नहीं करते हैं, उसका विकास भी कम होता है। वह अंग धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, जैसे पुरुष के कान का बाल, पुरुष का छाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मोस्ट भैया क्वेश्चन मेरे भाई लिख लेना। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। आंसर देना। चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत में प्राकृतिक चुनाव सिद्धांत को भी दिया। उन्होंने इस सिद्धांत में कहा कि प्रकृति हर जीवों के विपरीत एक शक्ति पैदा करती है, जिसे हर जीवों को सहना पड़ता है, जिसे हर व्यक्तियों को सहना पड़ता है। जो जीव प्राकृतिक को उस शक्ति को सहते हैं बने रहते हैं। जो जीव प्रकृति के ऊपर उस मार को नहीं सह सकते हुए तो मर जाते हैं, और ये फिर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप किसी से अगर झगड़ा हुआ या आप उसको ना सह सके, या तो मार खाए या तो सह कर उससे आगे बढ़ना है तो उससे आगे बढ़ सकते हैं। कंटिन्यूस वही बात हो रहा है यहाँ तक। आज जितने भी जीव मौजूद हैं वे सब प्राकृतिक द्वारा चुन लिए गए हैं। डायनासोर, डोडो पक्षी, भारतीय चीता, कस्तूरी मृग, लाल पांडा इत्यादि विलुप्त हो गए हैं। ये सब प्राकृतिक उस मार को नहीं सह पाए और इसलिए विलुप्त हो गए। कहने का मतलब है, आप जितना तापेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना होगा। आप चाहेंगे ठंडे में रहूं तो ठंडे की तरह आप ठंडा में आप विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 7 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें। आंसर देना मेरे भाई। समझ गए ना। सूरज की तरह चमकने के लिए आपको सूरज की तरह पहले जलना होगा, अन्यथा आप खुद समझते हैं कि जैसे लगाएंगे पेड़ वैसे मिलेगा फल। लगाएंगे बबूर तो आम कहाँ से हुई। यानी कि आप पढ़ेंगे बेहतर तो रिजल्ट पक्का ही आएगा। इसलिए आप पढ़िए, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। चलते पढ़ते हैं। डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किसी प्रकार हुआ। मेंडल के प्रयोग से हमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण की वंशानुगति के कार्यविधि का पता चला है, परंतु दोनों ही यह बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिक का मतभेद अलग अलग और चिंता भी विषय अलग अलग है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हार्डन ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई जो लोगों से पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उसमें कल्पना की पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी की वातावरण से समर्थ बिंदु था। इसी प्राथमिकता वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसके उत्तर ही की परिकल्पना स्टेनलेस एक मिलकर तथा हेराल्ड VC उरे ने 1953 में किए प्रयोग में आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राचीन वातावरण के समान था। इस NH3CH4S2S अणु थे, पर ऑक्सीजन नहीं था। मात्रा में जल की था मात्रा
पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री से कुछ समय ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई। जैसे आकाश में बिजली का सप्ताह के बाद 15% मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिक में बदल गया। इनमें एनिमोन अम्ल भी संश्लिष्ट हुए थे जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ना 6 नंबर क्वेश्चन। मेंडल द्वारा मटर पर किए गए एक संस्करण के प्रयोग तथा निष्कर्ष का वर्णन करें। उत्तर, ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। पादरी समझते न, गुरु। उन्होंने वैज्ञानिक खोजों से आनुवांशिकी की नींव डाली। उन्होंने वैज्ञानिकों की खोजों से आनुवांशिकी का नींव डाली, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। कहा जाता है। इन्होंने एक संकरण के प्रयोग के लिए साधारण मटर के पौधे एवं विपरीत लक्षणों वाले गुण जैसे लंबे तथा बौने पौधे पर विचार किया। अपने प्रयोग में मेंडल ने बौने पौधे के सारे फूलों को खोलकर उनके पुंके से हटा दिया ताकि उनमें स्वपरागण न हो सके। स्व मतलब खुद, पर मतलब दूसरा। जब एक पुष्प का वर्तिकाग्र परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो पर हो गया। अगर अपने में हो गया तो स्वपरागण हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? स्वपरागण हो गया। खोल कर इनके परागणों को निकाल कर बौने पौधे में फूल के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया। विपरीत गुण वाले इन दोनों जनक पौधे को मेंडल ने जनक पीढ़ी कहा था। इन्हें पी अक्षर से इंकित करते हैं। किस अक्षर से अंकित करते हैं? डिनोटेड बाय नंबर ऑफ पी से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखना। इस प्रकार परागण के बाद जो बीज बने उसने उत्पन्न सारे पौधे लंबे नस्ल के हुए। इस पीढ़ी के पौधे को मेंडल ने प्रथम संतति कहा था। इन्हें F1 अक्षर से इंकित किया गया। फिर F1 पीढ़ी के पौधे को जब आपस में प्रजनन कराया गया तब अगली पीढ़ी F2 के पौधे में लंबे और बौने पौधे का अनुपात 3:1 पाया गया। कुल पौधे में 75% लंबे तथा 25% बौने हुए। मतलब जो बौना लंबा तो उसको 75% मिला, लंबा हो गया, 25% बौने रह गए। ओके, लंबे 25% पौधे के शुद्ध लंबे टीटी तथा शेष संकरण नस्ल के लंबे टी कैपिटल टू स्मॉल टी के पौधे के नाम से इंकित किया गया। अर्थात संकर नस्ल के लंबे पौधे का प्रभावी गुण टी तथा उप प्रजाति गण टी के मिलाया गया। आधार F2 पीढ़ी के पौधे के अनुपात 1:1 रेशियो का अर्थात टी से दर्शाया गया। 3:1 को लक्षण प्रारूपी तथा 2.1 को जीन प्रारूपी अनुपात कहा जाता है। इन्हें इस प्रयोग में केवल एक जोड़े विपरीत गुणों का वंशागति का अध्ययन किया गया, इसलिए इसे संकरण नस्ल मोनोहाइड्रोबर्ड प्रोसेस कहा जाता है। निष्कर्ष, अप्रभावी गुण में न तो कोई बदलाव आता है और न ही ऐसा गुण लुप्त होता है। संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण साथ साथ होते हैं, परंतु अगली पीढ़ियों में पृथक अर्थात अलग होते हैं। अलग हो जाते हैं। यह निष्कर्ष मेंडल का प्रथम नियम या पृथकीकरण का नियम कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच ऑल, बाय। अगर आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। थैंक यू वेरी मच ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।